हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं कृपाल। आज हम आपको करा रहे हैं इतिहास का प्रश्न पत्र वर्ष 2018। इसमें सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कराए हैं और जो डिलीट चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर हटा दिए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखें और उसमें सभी इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं, जितने पॉइंट हैं, उनको आप नोट करते चलें। क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसके साथ में हेडिंग बनाते चलें और यह आपको आगामी परीक्षा में जिस समय आपका पेपर होगा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से आप इसको बनाते हुए चलिए साथ साथ, और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट है जिसमें आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी पुस्तक भाग 3 है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। और देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, इस्तमरारी बंदोबस्त से क्या अभिप्राय है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कंपनी ने, इसमें पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इस्तमरारी बंदोबस्त, और अब इसके साथ में आप पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते हुए चलें। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाबों, राजाओं और तालुकदारों के साथ यह बंदोबस्त व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या होता था? एक जमींदार के अंतर्गत आने वाले गांव भू क्षेत्र की उपज के अनुसार राजस्व निर्धारित किया जाता था। यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त जो था वो जमींदारों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में यह बंदोबस्त हुआ था। और इस बंदोबस्त के अनुसार कंपनी जमींदारों से राजस्व वसूल करती थी, और वह जमींदार जो, उस जमींदार के नियंत्रण में जितने भी भू क्षेत्र आता था, जो गांव आते थे, उन सभी गांव से भू राजस्व वसूल करता था। जमींदार का कार्य होता था कि राजस्व एकत्रित कर या करवा कर कंपनी के अधिकारियों को निर्धारित तिथि तक जमा कर देना होता था। इसके अंतर्गत ये इस्तमरारी बंदोबस्त में कंपनी के द्वारा इस प्रकार के नियम बनाए गए थे, यदि जमींदार निर्धारित तिथि तक, निर्धारित तारीख तक, उसके सूर्य अस्त तक, यदि जमींदार निर्धारित भू राजस्व दर या निर्धारित भू राजस्व जो देना था, अगर वह सूर्य अस्त तक नहीं दे पाएगा तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से था ये। और ऐसा ना करने पर अधिकारी, यानी कि जो भू राजस्व था वह अधिकारियों को देना होता था। यदि निर्धारित समय तक, सूर्य अस्त तक, वह भू राजस्व कंपनी के अधिकारी को नहीं दे पाया तो उसकी जिम्मेदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो यह था इस्तमरारी बंदोबस्त। आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से लिखिए क्योंकि 2 नंबर में है ये। इसके अंदर आपको कमी शब्द लिखने हैं। तो आप सबसे पहले इस्तमरारी बंदोबस्त की हेडिंग डालिए, उसमें फिर लिखिए आप इस्तमरारी बंदोबस्त कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच हुआ था। इसका जो क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र था। बंगाल में ये व्यवस्था लागू की गई थी। कंपनी और जमींदारों के बीच में एक भू राजस्व बंदोबस्त था। इस बंदोबस्त के अनुसार जमींदार को अपने क्षेत्र के, जो उसके क्षेत्र के गांव थे, उन गांव से भू राजस्व वसूल करना था और निर्धारित समय एवं तारीख तक वह कंपनी के अधिकारियों के पास जमा करना था। यदि कंपनी के पास वह निर्धारित समय तक इस भू राजस्व दर को या भू राजस्व राशि को जमा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदार की जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो यह था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का कैसा वर्णन किया। जब फ्रांसिस बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में गया तो उसने वहां पर क्या देखा और उसका किस प्रकार का वर्णन किया। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। इसने सरकार की ओर से राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया और वहां के क्रियाकलापों का
वर्णन अपनी डायरी में लिखा। यानी कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, और सरकार के कहने पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, उनके कहने पर यह राजमहल की पहाड़ियों में गया। फ्रांसिस बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में गया और वहां जाकर के जो उसने देखा वह अपनी डायरी में लिखा। अब उसने क्या क्या देखा फ्रांसिस बुकानन ने? उसके वर्णन के अनुसार पहाड़ियां अभेद थी। जो राजमहल की पहाड़ियां थी वह अभेद थी, यानी कोई भी वहां पर आसानी से नहीं जा सकता था, और बहुत ही खतरनाक क्षेत्र उसको इसने बताया। यहाँ बहुत ही कम लोग यात्रा करते थे, बहुत ही कम लोग राजमहल की पहाड़ियों में जाया करते थे, और बाहर के लोगों को पहाड़िया लोग पसंद नहीं करते थे। उनको दीकू कहते थे। जो बाहर के जो लोग जाते थे, पहाड़िया लोग, उनको दीकू कहते थे, और वहां पर बाह्य लोगों का जो हस्तक्षेप है पहाड़िया लोग पसंद नहीं करते थे। दूसरा, उसने लिखा है कि जो पहाड़िया लोग थे वहां पर झूम खेती क्या करते थे। झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरित खेती होती है। कुछ समय के लिए वहां पर खेती करते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां की झाड़ियां साफ करते हैं, आग लगाते हैं। आग लगाने के पश्चात, जगह को साफ करने के पश्चात, उसको खेती योग्य तैयार करते हैं और वहां पर फिर 2-3 वर्ष तक खेती करते हैं। 2-3 वर्ष तक खेती करने के पश्चात फिर अगले दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बार बार 3-3, 4-4 साल, वर्ष के अंतराल में दोहराते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को झूम खेती कहते हैं। अब झूम खेती के अंतर्गत जो उनकी अपनी स्थानीय जो अनाज होते थे, उपज होती थी, उसका वो उत्पादन करते थे। तो इन चीजों का वर्णन, ये सभी वर्णन फ्रांसिस बुकानन ने अपनी डायरी में किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयत समुदाय की ऋणदाताओं के प्रति नाराजगी का क्या कारण था? रैयत का मतलब यानी किसान। जो किसान थे वह ऋणदाताओं के प्रति, जो ऋण देने वाले थे जैसे कि महाजन, उनके प्रति नाराजगी का क्या कारण था? यानी कि किसान महाजनों के, जो ऋण देने वाले महाजन होते थे, साहूकार होते थे, उनके प्रति नाराजगी थी किसानों की। तो ऐसा क्यों था? कौन से कारण थे जिन कारणों से किसान महाजनों से और साहूकारों से नाराज थे? तो उत्तर में हम देखते हैं, ऋणदाता हमेशा ही किसानों के साथ में धोखाधड़ी करते थे और कुटिलता करते रहते थे। ऋणदाताओं द्वारा की गई खातों की, जो ऋणदाता थे, ऋणदाता किसानों के खातों के साथ में धोखाधड़ी करते थे, और जो कानून बनाया गया था, कानून का गलत फायदा उठाते थे, और उसकी शिकायत रैयत हमेशा करते रहते थे। बात यह है कि जो ऋणदाता थे, ऋणदाता हमेशा किसानों के खातों के साथ में छेड़खानी करते रहते थे, धोखाधड़ी करते रहते थे। जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति ने 50 रुपए लिए और उसके सामने एक जीरो लगा दी तो 500 रुपए बन गया। इस प्रकार से जो ऋणदाता थे वह उनके साथ में धोखाधड़ी करते रहते थे, उनके खातों के साथ में। और इसकी शिकायत अगर रैयत करते भी थे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब 1859 में एक कानून बनाया गया, कंपनी के द्वारा ही या सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। उसमें सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाया कि ऋणदाता और किसान के बीच में जो भी लेन देन होता है वह एक तो हस्ताक्षर पर होगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एग्रीमेंट तैयार होगा, उसके आधार पर होगा, और जो हस्ताक्षरित ऋण पत्र होगा वह केवल 3 साल के लिए ही मान्य होगा। यानी कि किसान को वह 3 साल के अंदर ही उसको खत्म करना है, और इससे ज्यादा समय, लंबे समय के लिए कोई भी ऋण नहीं दिया जाएगा, ऋणदाता भी ऋण नहीं देगा। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी कि जो ऋणदाता थे, जो साहूकार थे, महाजन थे, उन्होंने इस कानून को भी गलत तरीके से घुमा दिया। यानी कि अपने फायदे के लिए उन्होंने इसका भी गलत उपयोग उठाया। इस कानून का उद्देश्य यह था कि इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज संचय होने से बचाना था। जो किसानों के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज इकट्ठा होता चला जाता था, और इस प्रकार से किसान जो है वह हमेशा ऋणी रहता था,
उस तरह की समस्या से बचने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि ऋणदाताओं ने किस प्रकार से इसका गलत उपयोग किया। ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयतों से तीसरे साल एक नया बंध पत्र बनवाने भरवाने लगे। यानी कि किसी किसान ने अगर 100 रुपये लिए हैं और वह 100 रुपये जो है किसान 3 वर्ष में नहीं चुका पाया और उस पर अगर 100 रुपये पर 50 रुपये ब्याज जुड़ गया तो वो कुल धनराशि कितनी हो गई? 150 रुपये हो गई। तो ऋणदाता क्या करता था कि तीसरे वर्ष 150 रुपये का अलग से एक एग्रीमेंट अनुबंध भरता था और यह दिखाता था कि किसान ने उससे नया ऋण लिया है जो कि 150 रुपये का है। उसमें उसने मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज जोड़ दी और इस प्रकार से एक नया अनुबंध तैयार कर वह किसान को लगातार ऋणी बनाए रखता था। अब क्योंकि किसान जो थे वो सीधे साधे थे और कई बार ऐसा होता था कि जो किसानों के द्वारा जो किस्त जो धनराशि साहूकार के पास जमा की जाती थी वह वह उसकी रसीद नहीं देते थे। उसकी रसीद नहीं देते थे, कोई लिखित में नहीं दिया जाता था कि हाँ इतना पैसा जमा हो गया। तो इस प्रकार से भी जो ऋणदाता थे वह किसानों के साथ में धोखाधड़ी करते रहते थे और उसको वह मूलधन में से नहीं घटाते थे और लगातार इस प्रकार से जो किसान थे वह ऋणी रहते थे, उनके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जाता था। अंततः किसानों को अपनी भूमि बेचनी पड़ती थी, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती थी और जो किसान के पास में जो उपज होती थी वह भी उस साहूकार के यहाँ ही पहुंचानी पड़ती थी और साहूकार उसको बहुत ही निचले दाम पर खरीदता था। इस प्रकार से किसान लगातार अपनी भूमि को भी खो देता, उपज को भी सस्ते दाम पर साहूकार के यहाँ देता रहता था और अंततः बाद में अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। अब यह समस्या हम देख रहे हैं, जब नया बंध पत्र भरवाया जाता था तो पुरानी धनराशि ब्याज सहित मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था और इस प्रकार फिर से नए ब्याज लगाए जाते थे और लगातार किसान जो है इस चंगुल में फंसा रहता था और इसीलिए रैयत माने किसान थे वह ऋणदाताओं से नाराज रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 1857 के आंदोलन में राजनीतिक और आर्थिक कारणों की चर्चा कीजिए। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या क्या थे उस पर चर्चा की जाएगी। ये जो क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले हम इसको दो खंडों में करेंगे, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। और राजनीतिक कारण देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में है वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि और इससे भारत में राजनीतिक असंतोष व्याप्त हो गया था। और डलहौजी की हड़प नीति, दूसरी नीति थी डलहौजी की हड़प नीति। यानी कि हम ये कहेंगे कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में दो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट हैं। एक तो वेलेजली की सहायक संधि और दूसरा डलहौजी की हड़प नीति के कारण राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ। वेलेजली की जो सहायक संधि थी इसके द्वारा जो राज्य थे राज्यों के साथ में एक सहायक संधि की जाती थी और उस सहायक संधि के तहत धीरे धीरे जो देशी राज्य थे उनको ऐसी स्थिति में ला दिया जाता था कि अंततः बाद में उनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना होता था। और क्योंकि इसमें कई तरह के प्रचंड रचे जाते थे देशी राजाओं के साथ में और अंततः फिर स्थिति ऐसी होती थी कि देशी राजा के सामने जो धनराशि की डिमांड की जाती थी वह देने पर मजबूर हो जाता था, क्योंकि वह जो धनराशि थी इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी तरह से धनराशि नहीं दे पाता था। अंततः बाद में वह अपने राज्य को ही ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर देता था। तो ये सहायक संधि इस प्रकार से बहुत खतरनाक थी। इसके लिए अलग से एक क्वेश्चन होगा पूरा कि सहायक संधि क्या है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कारणों में कि वेलेजली की सहायक संधि है, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो हड़प नीति के द्वारा भी राज्यों को हड़प लिया जाता था। तो इसमें क्या था कि डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद लेने की जो प्रथा थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया था, उसको ये नहीं मानते थे। और इस नीति के तहत ऐसा नियम बनाया गया कि जिस राजा के पास में अपनी खुद की संतान होगी वही उसी को ही अगला राजा माना जाएगा, और जिसके पास में खुद की अपनी संतान नहीं होगी उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से था हड़प नीति के तहत डलहौजी की हड़प नीति। इसमें डलहौजी कोई भी ऐसी परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था जो कि उसे किसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का अवसर देता हो। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो ही, इसके अलावा अन्य और भी कई तरह के कारण थे जिसके तहत कुशासन का आरोप लगाकर या अन्य कई चीजें इस तरह की आरोप लगाकर राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत यहाँ पर सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर और जौनपुर आदि रियासतों को हड़प लिया था। अब आगे देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज को लाल किला खाली करने का हुक्मनामा भी डलहौजी के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से कानपुर में पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी और इससे अधिकांश राज्य असंतुष्ट हो गए थे। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि जो डलहौजी की हड़प नीति थी उससे अनेक राज्य यहाँ पर असंतुष्ट थे और एक तरह से समाज में और जितने भी राजा रजवाड़े और राज्य थे यहाँ पर उन सभी में यहाँ पर राजनीतिक असंतोष व्याप्त था और इस स्थिति को उनको एक अवसर की तलाश थी और वह अवसर उनको 1857 के क्रांति में मिला और वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। आगे हम देखते हैं आर्थिक कारण कौन कौन से थे। तो आर्थिक कारण 1750 में, आर्थिक कारणों में हम देखते हैं यहाँ पर 1750 ईस्वी के पश्चात ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति आने के कारण उनको वहां पर मैनचेस्टर और लिवरपूल आदि शहरों में कपड़ा उद्योग को स्थापित किया गया और जब ये कपड़ा उद्योग स्थापित किए गए तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। साथ ही यहाँ पर ब्रिटेन ने अब 3 नीतियों का अपनाया था। ब्रिटेन ने कपड़ा उद्योग की नीति की उन्नति के लिए यहाँ पर 3 नीतियों को अपनाया था। ये 3 नीतियां क्या थी? पहले तो ये थी कि जो भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में बिकता था उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कराया गया, पहली। दूसरा यह था कि भारत में अधिक से अधिक कपास एवं नील की खेती के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाए। जो ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र था उसमें किसानों को कपास और नील की खेती का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जाता था और यह पूरा जो कपास और जो नील का उत्पादन होता था उसको ब्रिटेन पहुंचाया जाता था। तीसरा जो नीति ये थी कि भारत में ब्रिटेन का कपड़ा पूरी तरह से बेचा जाए। भारतीय कपड़ा या भारतीय हथकरघाओं को, जो हथकरघा थे, हाथ से कपड़ा बुनने वाले थे, उन सभी कुटीर उद्योगों को इस नीति के तहत बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। खत्म उनको इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो कपास होता था, जो भी नील का उत्पादन होता था, वह भारतीय नहीं खरीद सकते थे। वह जो भी खरीदना होता था उनको ब्रिटिश इस जो मंडियां होती थी उन्हीं से खरीदना होता था और वह वहां पर उनको बहुत महंगा मिलता था। इस प्रकार से जो भारतीय जो कपड़ा बनाते थे वो बहुत महंगा बनता था और जो ब्रिटेन से जो कपड़ा बनकर आता था वह सस्ता होता था। जब मार्केट में दोनों कपड़े होते थे तो ऐसी स्थिति में लोग ब्रिटिश या विदेशी कपड़े को पसंद करते थे क्योंकि वह सस्ता होता था और वह कपड़ा मशीनों के द्वारा बनाया जाता था। इसीलिए अब यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय मार्केट में ब्रिटिश कपड़ा यानी कि ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा ही दिखाई देने लगा। तो इन नीति का प्रभाव ये हुआ। इन नीतियों के कारण भारत के जो हथकरघा थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और इसमें लगे लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। कृषक अपनी परंपरागत फसल जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा आदि के स्थान पर अब कपास की खेती करने के लिए बाध्य हो गए और नील का उत्पादन करने के लिए बाध्य यहाँ पर हो गए।
तो आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि मुख्यतः कि जब 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद पूरी तरह से ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक नीति बदली और ब्रिटेन में जो भारतीय कपड़ा बिकता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र था वहां पर कपास और नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया और भारतीय बाजार को अपने नियंत्रण में लिया। भारतीय कपड़ा यहाँ पर नहीं बिक पाया क्योंकि पूरी तरह से जो भारतीय बाजार थे वह ब्रिटिश के नियंत्रण में आ चुके थे और उन स्थानों पर सिर्फ ब्रिटेन का कपड़ा ही बिकता था। ऐसी स्थिति से क्या हुआ, वो जो भारतीय हथकरघा उद्योग था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो कुटीर उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, वो पूरी तरह से घरेलू जो कार्य करते थे लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए और किसान भी जो अपनी परंपरागत खेती का उत्पादन करते थे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा आदि फसलें भी यहाँ पर अवैध उत्पादन नहीं करते, उसके स्थान पर अब नकदी फसलों जैसे कपास की खेती करने के लिए बाध्य हो गए। अब कई कृषकों ने खेती करना भी छोड़ दिया और इस प्रकार भारतीय हस्तशिल्प एवं कृषि का विनाश भारत की एक ऐसी क्षति थी जिससे भारतीय भुला न सके। ऊपर से ब्रिटिश कंपनी की भूराजस्व नीतियों ने भी भारतीय कृषकों की कमर तोड़ दी थी और कई जमींदार व तालुकदार भी इससे परेशान हुए और इन सब का आक्रोश 1857 की क्रांति के समय उभर कर सामने आया। तो इस प्रकार से ये कारण थे 1857 की क्रांति के कारण, यानी कि राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण दोनों हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के विषय में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको यहाँ पर क्योंकि नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो दांडी यात्रा के माध्यम से ही हुआ। नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में एक जिसमें नमक कानून के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया था। यानी कि इस नमक कानून के तहत कोई भी भारतीय स्वतंत्र रूप से नमक का निर्माण नहीं कर सकता था। नमक के बनाने पर और उसके रखरखाव पर और उसकी बिक्री पर पूरी तरह से ब्रिटिश यानी कि राज्य का एकाधिकार यहाँ पर हो गया था। कोई भी व्यक्तिगत रूप से नमक का निर्माण नहीं कर सकता था और उस समय क्या हमेशा से ही नमक की जो उपयोगिता घर में रही है, प्रत्येक घर में नमक का उपयोग किया जाता रहा है और इसकी खरीदने के लिए लोगों को सरकारी दुकान पर जाना होता था और ऊंची बढ़ी हुई कीमत पर लोगों को नमक खरीदना पड़ता था और खरीदने के लिए बाध्य होते थे। नमक का उपयोग प्रत्येक भारतीय घर में होता था, हमेशा से होता है। नमक एक बेसिक चीज है, जरूरत की चीज है, इसका उपयोग करते हैं और प्रत्येक भारतीय को उस समय नमक सरकारी दुकानों से ही खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने इस घृणित कानून को तोड़ने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष को संगठित करने का विचार किया। गांधी जी ने कहा कि हम सभी लोगों को संगठित करते हैं और नमक कानून के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चलाया जाता है। जिन स्थानों पर नमक बनता था वहां पर नमक कानून को तोड़ा गया और जिन स्थानों पर नमक का उत्पादन नहीं होता था वहां पर अन्य दूसरे जो सरकार के जो कानून थे उन कानूनों को तोड़ा गया। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर गांधी जी ने इस नमक यात्रा की सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, पूर्व में सूचना दे दी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनके द्वारा दी गई पूर्व सूचना को गंभीरता से नहीं लिया और आगे फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर यात्रा प्रारंभ की, यानी कि दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। दांडी जो है वो गुजरात में पड़ता है, भुज जिले में स्थित है, जहां पर गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर यात्रा प्रारंभ की और 3 सप्ताह तक यह यात्रा चली। गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ ही ये यात्रा प्रारंभ की थी, बहुत कम लोगों यानी कि लगभग 76 लोगों के साथ में यात्रा प्रारंभ की और धीरे धीरे इस यात्रा में
लाखों लोग सम्मिलित हो गए। और जब दांडी पहुंची ये यात्रा तो इसमें कई लाख लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे। और 3 सप्ताह की तक ये यात्रा चली। 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंची, यानी कि दांडी पहुंच गई। और वहां गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया, यानी कि नमक कानून को तोड़ा। और इसका ये एक आदर्श बने और सभी जगह भारतीयों ने ब्रिटिश कानून को तोड़ा। तो इस प्रकार से ये नमक यात्रा थी, दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। देश के अन्य भागों में समानांतर यात्राएं निकाली गई। और जो समानांतर यात्राएं थी, जिस स्थान पर जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं के विरुद्ध यहाँ पर या कानूनों के विरुद्ध ये यात्राएं निकाली गई, कानूनों को तोड़ा गया। अब ये जो नमक आंदोलन था, इस नमक आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, यहाँ पर लिखना है। इस यात्रा से जो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी, नमक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसका प्रभाव क्या हुआ। इस यात्रा से गांधी जी दुनिया की नजर में आए। जितनी भी विदेशी जो मीडिया थी उनका ध्यान भी आकर्षित हुआ। प्रारंभ में गांधी जी का विदेशी मीडिया के द्वारा मजाक उड़ाया गया, लेकिन एक व्यापक जन समर्थन देखते हुए इन सभी लोगों ने भी गांधी जी को कवरेज किया और गांधी जी के बारे में समाचार पत्रों में लिखा। इस प्रकार से गांधी जी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चित हो गए। यह पहली राष्ट्रवादी घटना थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर पूरे भारत में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिलाओं ने नमक की दुकानों पर और शराब की दुकानों पर धरने किए। नमक यात्रा से अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया था कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, नहीं चल सकता, और अब उनको जल्द ही भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। तो अंग्रेजों को भी इस चीज का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोग गांधी जी के साथ जुड़े और एक व्यापक जन समर्थन गांधी जी को मिला। और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा एक हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है संगठित होता हुआ दिखाई दिया। और अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि भाई अब हमें भारत पर अधिक समय तक राज करने को नहीं मिलेगा, अब हमें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना होगा। तो प्रिय छात्र, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ हमारा। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको पॉइंट नोट टू करते जाएं और पॉइंट टू पॉइंट आपने करना है, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वरूप तय कौन से हाँ, यानी कि संविधान का स्वरूप तय करने वाली ऐतिहासिक ताकतें कौन सी थी। क्वेश्चन ये है, जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी। यहाँ से देखो, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यह है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। देखिए, वैसे तो संविधान का जो स्वरूप था उसमें हम देखते हैं कि हमारे संविधान में लगभग 300 सदस्य थे और सभी समुदाय से, सभी पार्टियों से सदस्य थे और उन सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपनी अपनी बातें वहां पर रखी और संविधान का जो स्वरूप तय हुआ उसी से हुआ। लेकिन इसमें कुछ सदस्य ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे और जिनके द्वारा अनेक चीजें यहाँ पर रखी गई, अनेक प्रस्ताव रखे गए और उनको संविधान सभा में माना गया। जैसे कि हम यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 सदस्य, कुल जो 6 सदस्य थे, इसमें से 3 सदस्य कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये व्यक्ति थे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इनकी मुख्य आवाजें संविधान सभा में थी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान का स्वरूप तय करने वाले प्रथम ऐतिहासिक ताकत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसके हमने कहा कि 3 सदस्य हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसने देश के संविधान का लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, देश के संविधान को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में अहम भूमिका अदा की। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव में यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक
और आर्थिक न्याय देने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने के लिए, देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो हम कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकतांत्रिक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में अहम भूमिका अदा की। इसी के साथ उदारवादी मुसलमान जो विभाजन के विरोधी थे, क्योंकि जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ सभी मुस्लिम जो विभाजन के समर्थक नहीं थे, कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो विभाजन के विरोधी थे और वे भारत में ही रह गए थे। तो उदारवादी मुसलमान जो विभाजन के विरोधी थे और विभिन्न राजनीतिक एवं दबाव समूह से जुड़े थे, उन्होंने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने और सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा बनता है समाजवादी विचारधारा। आप इसमें हेडिंग भी बनाते हुए चलें, पहले जैसे कि कांग्रेस का बन जाएगा, दूसरा उदारवादी मुस्लिमों का हेडिंग बन जाएगी, तीसरे बन जाएगा समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग, उन्होंने क्या भूमिका निभाई अपनी संविधान निर्माण के समय। तो समाजवादी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा के लोगों ने समाजवादी ढांचे की सरकार बनाने और राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बनाने, समान कार्य के लिए समान वेतन, बंधुआ मजदूरी समाप्त करने और जमींदारी उन्मूलन करने वाले स्वरूप देने में योगदान दिया। यानी कि जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के स्वरूप को किस प्रकार, कौन कौन से आइडियाज दिए, कौन कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान है कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। जो हमारा राज्य है वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाना चाहिए। जमींदारी उन्मूलन को जमींदारी उन्मूलन खत्म किया जाना चाहिए। और इस प्रकार का स्वरूप हमारे राज्य का होना चाहिए, हमारे संविधान का होना चाहिए। आगे अगला पॉइंट बनता है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो थे वो आदिवासी नेता थे और उन्होंने संविधान में वह सभी मत प्रस्तुत किए जिससे कि आदिवासी समुदाय को की आवाज को आगे बढ़ाया जाए और उसको संरक्षण दिया जाए। तो यहाँ पर जो जयपाल सिंह थे उन्होंने आदिवासी नेता थे ये, और संविधान में आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कई अपने तथ्य प्रस्तुत किए कि क्यों आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही निम्न जातीय और दमित जातियों के प्रतिनिधियों ने भी समाज के हजारों अपने मत प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि समाज में इस वर्ग को हजारों वर्षों से दबाया गया है, इसका शोषण किया गया है, इसको अपमानित किया गया है और इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। और उस पर भी अनेक नेताओं ने पुरजोर अपना समर्थन प्रस्तुत किया और यह कहा गया कि इन नेताओं ने कहा कि समाज को जो जिस समाज को हजारों वर्षों से शोषण किया गया है, इसके लिए उनके समाज को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। देश के सभी भावी स्वरूप पर, जो हमारा देश है, देश का जो संविधान का जो स्वरूप है या देश का जो स्वरूप है, उस पर अन्य और कई सारे सदस्यों के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए, वहां पर चर्चा की गई। वहां पर कहा गया कि भारत की भाषा, जो राष्ट्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो भारतीयों की भाषाओं पर चर्चा की गई। राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अपनानी जानी चाहिए, उस किस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए, उस पर चर्चा की गई। नागरिकों को कौन से मौलिक नागरिकों के कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए, उस पर चर्चा की गई और कैसे नहीं होने चाहिए उस पर चर्चा की गई। संविधान सभा में सभी प्रस्ताव पर चर्चा यहाँ पर की गई। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जो संविधान का जो स्वरूप तय किया गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इसमें सभी क्षेत्रों को लिया गया। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, दबे कुचले वर्गों को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए, जिम्मेदारी उन्मूलन किया जाना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, इत्यादि सभी चीजों पर यहाँ पर खुलकर चर्चा की गई और इसी से ही यहाँ पर हमारे संविधान का स्वरूप
तय हुआ कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन को आप जरूर 2-3 बार अध्ययन कीजिए और ये आपको याद हो जाएंगे और आप इनको नोट जरूर करते जाएं, इनको लिखते जाएं। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आगामी जो भी आपके पास वीडियो है वो आती रहेंगी और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।